अब हम लोग आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक पढ़ेंगे 2025 में जो आया है। इसको जारी किया है द हेरिटेज फाउंडेशन अमेरिका का, उसने जारी किया है। तो 176 देश शामिल है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025, ठीक, 2025 किसने जारी किया? तो द हेरिटेज फाउंडेशन, किसने जारी किया है? द हेरिटेज फाउंडेशन ने। कितने देश शामिल हैं? जारी करता हो गया, और कुल देश कितने हैं? 176। कितने देश शामिल हैं? 100। इसमें है सर्वाधिक स्वतंत्र कौन है? सर्वाधिक आर्थिक स्वतंत्रता, इसका मतलब समझ रहे हो? आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब, जैसे आपको कोई धंधा व्यापार करना है तो दुनिया का लाइसेंस लेना पड़ता है। तो किस देश में सबसे कम से कम कानूनों का जाल है और उसको आसानी से लाइसेंस मिले या आप आसानी से कारोबार कर सकते हैं, वो कौन सा देश है? इसके आधार पर रैंकिंग की गई है 176 देशों की, ठीक है। उसमें पहले नंबर पे है सिंगापुर। सिंगापुर में व्यापार करना बेहद आसान है। तो नंबर 1 पे सिंगापुर सबसे ज्यादा स्वतंत्र, फिर स्विट्जरलैंड है। आप लोगों ने सिंगापुर देखा है कहाँ है मैप में? नहीं जानते होंगे। यहाँ आयरलैंड, ठीक। तो सब सर्वाधिक रूप से आर्थिक रूप से स्वतंत्र कौन है? सिंगापुर है। अगर 176वें नंबर पे देखें, उत्तर कोरिया है। सबसे कम स्वतंत्र कौन है? उत्तर कोरिया। तो वहां देखिए वो है ना, किम जोंग उन। वहां पे किसी का सुनता है ही नहीं हो ना, इस वजह से वहां स्वतंत्रता बेहद कम। मंत्री झपकी आ गई तो बम से उड़वा देगा, तोप से उड़वा देगा, कुत्ते से करवा देगा, उसका अलग व्यवस्था है। तो वहां स्वतंत्रता नहीं है। अब आर्थिक स्वतंत्र में भारत की अगर रैंक देखें तो भारत 128वें रैंक पे है। अगर 2024 की बात करें तो भारत 126वें रैंक पे था। इसका मतलब भारत में आर्थिक स्वतंत्रता कम हुई है, ठीक, ठीक है। इसके बाद आते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। बोध सूचकांक, ठीक, 2000। तो भ्रष्टाचार मतलब जानते हो? घूस कितना चलता है किस देश में, उसके आधार पर देशों की रैंकिंग की गई है। हाँ, उसमें आर्थिक स्वतंत्रता में। और ये भ्रष्टाचार में आगे देखते हैं। एक संस्थान है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसने जारी किया है। तो जारी करता कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये संस्थान इसको जारी करता है। कब से जारी कर रहा है? तो 1995 से, मतलब 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, ठीक है। अब सबसे बेहतरीन कहाँ है, घूसपात कम चलता है, वहीं पहुंचिए। कहाँ? नहीं, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिर वही वही पहुंचना है ना। तो सर्वाधिक वो न्यूनतम भ्रष्टाचार कहाँ है? उच्चतम, ठीक है। तो उच्चतम स्कोर लिख रहे हैं, इसका मतलब सबसे साफ कौन है, ठीक है। उच्चतम स्कोर, तो पश्चिमी यूरोप प्लस यूरोपीय संघ, ठीक है। यहाँ पे सबसे कम भ्रष्टाचार है। हाँ? अब सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ है और न्यूनतम स्कोर? तो लुटेरे कहाँ है?
उप सहारा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में जो सहारा वाला क्षेत्र है वहां पे खूब लुटेरे हैं। ठीक है। हाँ, क्रम सबसे कम भ्रष्टाचार। वही देश लिख लीजिए। नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर। डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। कभी कभी क्रम पूछता है इसीलिए कम से कम 3 बताते हैं। हाँ, कभी कभी क्रम बताता है 4 बता दीजिए। ठीक है। भारत की अगर बात करें, भारत में भ्रष्टाचार कितना है। भारत में भारत 96वें स्थान पे है विश्व में भ्रष्टाचार में। इसका मतलब ठीक ठाक व्यवस्था है। ठीक है। देश तो 96 दिखा रहा है। मालदीव और गाम्बिया के साथ है। मालदीव और गाम्बिया भी 96 पे है। मालदीव प्लस गाम्बिया भी 96 पे है। ठीक है। और 2024 में अगर देखें तो ये भारत कितने था, 93 में था। तो भ्रष्टाचार बढ़ा है पिछले साल से अब की साल में भ्रष्टाचार बढ़ा है। ये 24 था, ये 23 होगा। ये 24 की रिपोर्ट है। हाँ? पिछले साल की है, डेट की वजह से है? बिल्कुल। भ्रष्टाचार घटेगा बढ़ेगा वो तो है ना। फिर अगला है जलवायु जोखिम सूचकांक। जलवायु जोखिम सूचकांक। ठीक है। इसको देखिए, एक संस्थान है जर्मन वाच। कौन है? जर्मन वाच। ये जारी करता है इसको। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जलवायु जोखिम, जलवायु मतलब प्रकृति का जोखिम कहाँ है, किस देश में सबसे ज्यादा है। तो सबसे सर्वाधिक जोखिम जहाँ जो है पाकिस्तान में। सर्वाधिक जोखिम कहाँ है? फिर बेलीज में है, फिर इटली में है। अगर भारत की रैंक देखा जाए तो भारत 6वें नंबर पे है। हाँ भ्रष्ट। हाँ, 96 में। आपकी 96 पे है, पिछले साल 93 स्थान पे था। 3 स्थान की गिरावट आई। ठीक। इसके बाद टॉपिक है ट्रंप ने गोल्डन कार्ड योजना जारी की है। जिन लोगों को अमेरिका की नागरिकता लेनी है उनको गोल्डन कार्ड लेना होगा। और वो कितने मिलेगी? 5 मिलियन डॉलर, मतलब 43 करोड़ रुपए हो अगर आपके पास, तब आपको अमेरिका की नागरिकता मिलेगी। ठीक है। उसको EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम कहा गया है। EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम। तो 5 मिलियन डॉलर आप दीजिए, पहले ग्रीन कार्ड मिल जाता था, अब गोल्डन कार्ड ला दिए। ठीक है। गोल्डन कार्ड अगर आप लेंगे तुरंत आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये एक रास्ता देगा, 5 साल आपको रहना पड़ेगा, 5 साल की जरूरतों को पूरी करेगा। मतलब अगर आपको अमेरिका का नागरिक बनना है, 43 करोड़ रुपए चाहिए आपको। ठीक, यही गोल्ड। हाँ, पैसा दीजिए तो बनेगा। और जो उस तरह जाते हैं तो नागरिकता नहीं लेना चाहिए, केवल कमा के वापस आ जाते हैं। ठीक। तो ट्रंप की गोल्डन कार्ड योजना इतने जानिए क्या है कि 5 बिलियन डॉलर या 43 करोड़ रुपए अगर आप देंगे तभी आपको नागरिकता प्राप्त होगी अमेरिका की। ठीक है। तो कौन सा? 96 है, 2023 है। हाँ, ये 24 का ही है। हाँ,
हाँ, न्यूनतम मतलब भ्रष्टाचार वहां ज्यादा है, और जिसका अच्छा स्कोर है वहां भ्रष्टाचार कम है। हाँ, भ्रष्टाचार कम रहेगा। ठीक। अगला है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। लोकतंत्र मतलब जहां जनता ही सर्वे सर्वा हो, उसे कहते हैं लोकतंत्र। ठीक है। अब हम लोग किसी करेंगे, 24 की रिपोर्ट है, कौन जारी करेगा? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, एक संस्थान है, वही जारी करेगा। ठीक। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक। EIU, शॉर्टकट में EIU, ये। तो लोकतंत्र सूचकांक कौन जारी करेगा? इंटेलिजेंस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करेगा। ठीक। अब है क्या इसमें? तो लोकतंत्र कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, मतलब हर व्यक्ति कितने सहजता से अपना काम कर सकता है, बोल सकता है, ठीक, कितना स्वतंत्र ये है। तो सबसे बेहतर कौन है? छठे छठे। सर्वाधिक की बात करें, नॉर्वे, फिर वहीं चलिए, सबसे बढ़िया लोकतंत्र कहाँ है? नॉर्वे। वहीं ऊपर 4-5 देश हैं, वहीं रहेंगे घूम फिरा के, नॉर्वे है। ये 16 वर्षों से नंबर 1 पे है। फिर न्यूजीलैंड है, और फिर स्वीडन है। अपने यहाँ जो थोड़ा बहुत ये भ्रष्टाचार में हम लोग बचते हैं, वो कहाँ से बचते हैं जानते हो? नागालैंड में। नागालैंड की खासियत जानिए, वहाँ पे जो बाजार लगती है, कुत्ते के मांस से टंगे रहते हैं, कुत्ते के मांस वो लोग बहुत खाते हैं, वो टंगे ले रहेंगे, ऐसे मार्केट में रखा है, जाइए, आप दुकान पे कोई रहेगा नहीं, जाइए, सामान लीजिए, पैसा रखिए, चलिए, ये व्यवस्था है। आपको जितना जरूरत है, पैसे का दाम, रेट लिखा रहेगा, आप रेट का पैसा वहां रखिए, अपना मांस लीजिए, चले जाइए, दुकानदार हो ना हो, मतलब बेईमानी नहीं है, ये कहने का मतलब हुआ, समझ रहे हैं? यहाँ भी छोड़ दिया जाता तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो ये 3 देश नंबर 1 पे है। अमेरिका जो है ये त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र है, त्रुटिपूर्ण, और भारत भी त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र है, समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? भारत भी त्रुटिपूर्ण है, भारत कितने नंबर पे है? 41वें स्थान पे है। त्रुटिपूर्ण का मतलब हुआ कि बहुत सारी कंडीशन से मतदाताओं को बदला जा सकता है, जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पैसे के आधार पर, लालच के आधार पर, या किसी किसी किन्हीं अन्य विधियों द्वारा बदल देना ही लोकतंत्र भ्रष्टाचार के अंतर्गत आ जाए। भाई कोई कितना भी कह रहा है नहीं हम इनको देंगे, पैसा दे देते हैं, नशा दारू की वजह से, तो ये सब चीजें जो बदलाव होता है, जो ये भी एक प्रकार से भ्रष्टाचार ही है। ठीक है। तो इसके आधार पे लोकतंत्र सूचकांक जारी हुआ है, और भारत 41वें नंबर पे है। एक संस्थान होता है ब्रिक्स, BRICS, ठीक है, ब्रिक्स। तो इसमें कुछ सदस्य बन गए हैं। तो पहले कितने सदस्य थे गिनिए? 5 है। देखिए 5 अक्षर है ना, तो 5 थे, अब प्लस 6 और हो गए, तो कुल सदस्य कितने हो गए? कितने हो गए? 11। ठीक है। अब कौन कौन से हैं? तो 11 तो हुए ही हैं, 12 होने चाहिए था, अर्जेंटीना बाहर हो गया। इसमें एक मुख्य पॉइंट है कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश जो इसमें शामिल हुआ है वो इंडोनेशिया है। ठीक, ये इतना इसमें जानना है।
गोल्डन कार्ड लेना है, कितना पैसा देना होगा? $5 बिलियन या 43 करोड़। ठीक है। एक और है विश्व स्मारक निगरानी सूची। विश्व स्मारक निगरानी सूचकांक या सूचकांक कर दीजिए 2025। स्मारक जानते हो क्या है? वे पुरानी बिल्डिंग्स या वस्तुएं जिनको सरकार संरक्षित करती है, पर्यटन को बढ़ावा देती है, वो स्मारक कहलाते हैं। और विश्व भी इसको ऐसे करता है। तो कौन? वर्ल्ड मोन्यूमेंट फंड ये जारी करता है। ठीक है। तो कुल अमेरिका के रैंक त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में डाटा नहीं देखा कहां से? हाँ, भारत का। अब इसमें देखें तो विश्व में भी कुल 25 विश्व में कुल 25 स्थल ही हैं। विश्व स्मारक निगरानी सूची में विश्व में 25 स्थल ही हैं। ठीक है। ये 25 स्थल कहाँ है? तो 5 महाद्वीप में हैं, ये 29 देश में फैले हैं। ठीक है। 5 महाद्वीप के 29, तो 24 स्थल इसमें हो गए, प्लस एक स्थल जो है वो चंद्रमा पे है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी सुने? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर। चंद्रमा पे गड्ढा है उसी का नाम, तो वही है। तो 25 स्थल है कुल, 24 तो अपने धरती पे हो गए, एक थी चंद्रमा पे। ठीक है। भारत में अभी 2 स्थल केवल हैं। भारत में 2 स्थल है। एक भुज कहाँ है? गुजरात में है। भुज की जल प्रणाली, जो पहले सिंधु सभ्यता में प्रणालियां थी उसी को संरक्षित किया गया है, ऐतिहासिक जल प्रणाली हो गई। और मूसी नदी के किनारे की ऐतिहासिक इमारतें। ठीक है। यहाँ पे भी ऐतिहासिक जल प्रणाली सिंधु वाली जगह भुज में, यही 2 स्थल हैं जो भारत के शामिल हैं। ये मूसी नदी कहाँ जानते हैं? कहाँ? हैदराबाद। तो साउथ की जब मूवी शुरू होती है तो एक गेट दिखता है। कौन सा गेट है वो? क्या है वो? 4 मीनार है। कोई भी मूवी वहां देखिएगा तो शुरुआत कहाँ से होगी? 4 मीनार से। नहीं, एक गेट टाइप में दिखता है, वही 4 मीनार। तो वहां के स्थलों को इसमें शामिल किया गया। जल प्रणाली नाली वाली बनी थी ना सिंधु सभ्यता में, उन्हीं को सुरक्षित किया गया। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। कौन जारी करेगा? तो फिर जारीकर्ता में आ जाएगा कौन? जर्मन वाच एक संस्थान है, वही जारी करेगा। ठीक है। तो क्यों ये चर्चा में है? तो सीओपी, कांग्रेस ऑफ पार्टी, सीओपी 29 बैठक हुई है। एक सीओपी 29 की बैठक कहाँ हुई है? बाकू में। बाकू कहाँ है? अजरबैजान में है। ठीक है। और तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो कांग्रेस ऑफ पार्टी जिसको कहते हैं, लोगों की बैठक होती है। तो ये बैठक कहाँ हुई है?
कैस्पियन सागर के तट पर अजरबैजान की राजधानी बाकू में ये बैठक हुई है, चर्चा में की है। तो इसमें ये कहा गया है कि जलवायु में कौन कितना प्रदूषण, मतलब कौन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ रहा है, मीथेन ज्यादा छोड़ रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित कौन कर रहा है। तो सबसे अच्छे प्रदर्शन करता G20 देश है, ठीक है, जिसमें यूके और भारत है। भारत की रैंक 10वीं है। भारत की रैंक कौन सी है? 10वीं है। 2024 में भारत की रैंक 8वीं है, ठीक है। अब अगर ग्रीन हाउस गैसों को देखा जाए तो भारत किस नंबर पे है? 13वें नंबर पे। पूरे विश्व में अगर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को देखा जाए तो भारत किस नंबर पे है? 13वें नंबर पे है, लेकिन उच्च उत्सर्जन करता है, ज्यादा ये भी उत्सर्जित करता है। उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा देखा जाए, भारत उसको ठीक करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए नवीकरणीय मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा कितना यूज कर रहा है। इस रैंक में भारत की 33वीं रैंक है, निम्न स्तर है, अभी विकास नहीं हो पाया ठीक से। ये कि प्रयास लगातार हो रहे हैं। सूर्य घर योजना, सौर योजना सब चल रही है ना। फिर ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग में भारत उच्च स्तर पे है, 11वें नंबर पे है। और जलवायु नीति में भारत मध्यम नंबर पे है, 7वीं रैंक है। इस तरीके से हर क्षेत्र में इनकी रैंकिंग की गई है, ठीक है। तो अब उच्च प्रदर्शनकर्ता में देखें, अगर उच्च प्रदर्शनकर्ता में 2G20 देश यूके प्लस भारत है, ठीक है। ठीक, ये 2 देश हो गए। अब अगर G20 देश प्लस यूके प्लस भारत हो गए, ये इतने। अगर रैंक देखी जाए तो भारत की रैंक 10वीं है, 10वीं है। पिछले साल कितनी थी? 8वीं थी, ठीक है। अब CO2 उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत की रैंक कितनी है? 13 है, निम्न क्वालिटी है। भारत को इतना नहीं उत्सर्जित करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा है, इसमें भारत 33 नंबर पे है, ये भी निम्न क्वालिटी पे है। नहीं, इसमें उच्च है, ज्यादा उत्सर्जित करना है ना, इसमें निम्न है। नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, CO2 हो गई, ऊर्जा उपयोग हो गया, और जलवायु नीति हो गया। ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति, तो भारत इसमें 7 नंबर पे है और इसमें मध्यम वर्ग में है। और ऊर्जा उपयोग में भारत 11वें नंबर पे है और उच्च स्तर पे है, ठीक। ये इतनी व्यवस्थाएं जलवायु परिवर्तन सूचकांक से है। सूचकांक वाला लगभग यहीं पे है, यहाँ तक है। लेकिन एक टॉपिक और हमको लगता है पूछा जाना चाहिए, इस वजह से, और तो हम छोड़ देते। हाँ, वो पिछले साल का है, लेकिन दिमाग में है कि पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा सा एक टॉपिक लास्ट है इस सूचकांक टाइप से। उसमें है नोबेल पुरस्कार, जानते हैं आप लोग? हाँ, नोबेल जानते हैं कब से दिया जा रहा है? 1901 से दिया जा रहा है। किसने शुरू किया इसको? नोबेल ने किया, ठीक है। तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। हाँ, 6वां अर्थशास्त्र शामिल हुआ है 1900। तो कौन सा है? शांति है, साहित्य है, शांति है, साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है। हाँ? नहीं, भौतिकी, रसायन, शांति और साहित्य, अर्थशास्त्र, 5वें। एक और कौन? हाँ? रसायन, भौतिकी, चिकित्सा 3 हो गए, और साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र 6 तो। शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र 3 हुआ, और भौतिकी, रसायन, चिकित्सा 6 हो। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, तो उनके पास जो था, उनके कोई था नहीं, तो उन्होंने एक संस्थान बना दिया। अब यहाँ पे 2 टेक्निकल चीजें हैं। जितने पुरस्कार हैं नोबेल के 6, तो कुछ खासियत और जानते हो? बस
6 पुरस्कार जो है सब कहाँ बांटे जाते हैं। हाँ। तो जो साहित्य का है, शांति वाला है, ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, शेष 5 डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में दिए जाते हैं। ये एक थोड़ा सा अंतर है, 10 दिसंबर। अगर ये सब जानते हैं तो हम ठीक डायरेक्ट आते हैं नोबेल 2024 पे। ठीक है, वो नोबेल 2024 उसमें है किसको 2 बार मिला, किसको 1 बार मिला, किसको सबसे ज्यादा उम्र मिला। तो ये सब ऐतिहासिक चीजें हम वर्तमान पे आते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है, अर्थशास्त्र पे देखते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र देखते हैं। तो संस्थाओं के गठन क्यों दिया गया है, संस्थाओं के गठन और उनकी समृद्धि के लिए। ये इस टॉपिक पे इन लोगों ने खोज किया था, इसलिए इनको लिया गया, आर्थिक समृद्धि के लिए और उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए ये दिया गया है। ठीक है, तो 3 लोग हैं, डैरेन एसमोग्लू, तीनों लोग अमेरिका के हैं, डैरेन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। एसमोग्लू, जॉनसन, रॉबिन्सन, 3 लोग मोटा मोटा। ठीक है, डैरेन पूरा नाम बता दें वैसे याद कर लीजिए आप। डैरेन एसमोग्लू, डैरेन एसमोग्लू। ठीक है, साइमन जॉनसन, सब लोग अमेरिका के हैं, यूएसए के हैं, साइमन। और अगला है जेम्स रॉबिन्सन। ये तीनों लोग यूएसए के हैं और तीनों लोगों ने ये टॉपिक खोजा है, इसी टॉपिक पे रिसर्च किया है, इसीलिए इनको हाँ ठीक है। दूसरा है शांति का। तो एक जापानी संगठन है निहोन हिंडाक्यो, निहोन हिंडाक्यो, निहोन हिंडाक्यो को मिला है। ये क्या करता है, हिंडाक्यो का क्या खासियत है, ये जापान का संगठन है। ठीक है, पहले इसको जानिए। इसका मानना है कि जो पूरा विश्व है वहां से परमाणु हथियार जो हैं उनको खत्म कर दिया जाए, पूरे विश्व में से परमाणु हथियार को खत्म कर दिया जाए। जापानी संगठन है, जापान पे परमाणु बम गिरा तो उसको खतरा पता है, तो वो कह रहा है, इसका मतलब है कि सबको समझाओ बुझाओ परमाणु हथियार खत्म कर दे, ताकि जब रहेगा ही नहीं तो झगड़ा होने पे कहां फेंकेंगे। तो हिंडाक्यो इसलिए ये काम कर रहा था कि इसको शांति करिए। ठीक है, इसीलिए क्यों मिला इसको, हाँ, संपूर्ण विश्व को क्या चाहता है, परमाणु हथियार आगे मुक्त करना चाहता है। ये विश्व कैसे देखना चाहता है, परमाणु हथियार मुक्त होना चाहिए, ताकि जब किसी के पास रहेगा नहीं तो फेंकेगा नहीं। कितनी समस्याएं होती हैं इसलिए। ठीक है, अगला है साहित्य। साहित्य का कौन किसको मिला है, एक कोरियाई लेखक है हान कांग, हान कांग। ठीक है, कोरिया के लेखक है ये। ठीक है, और ये कोरिया की दूसरी व्यक्ति है, कोरिया की, वहां के राष्ट्रपति को पहले मिल चुका है एक बार। ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति, लेकिन साहित्य पे इनको पहली बार मिला है। ठीक है, लेखक लेखिका के रूप में पहली, लेखिका के रूप में पहली, और पहली एशियाई महिला है जिनका नोबेल मिला है।
अब बताओ कौन भाषा में? तो याद तो जान लीजिएगा, नोबेल किसी भाषा में नहीं मिलता, नोबेल हमेशा अंग्रेजी में मिलता है। तो आप चाहे जिस भाषा में लिखिए उसको ट्रांसलेट कोई करेगा तभी मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं। हाँ, तो नियम जान लीजिएगा, चाहे जिस भाषा में लिखा हो कोई इसको ट्रांसलेट करेगा तो मिलता है। ठीक, समझ आ गया ना? डैरेन, डैरेन एस्मोग्लू, डैरेन, हाँ, डैरेन एस्मोग्लू है, साइमन जॉनसन है और जेम्स रॉबिन्सन है। 3 लोग हैं, तीनों अमेरिका के हैं। निहोन हिंडाको जापान का संगठन है, ये चाहता है पूरा विश्व परमाणु मुक्त हो जाए। हांगकांग दक्षिण कोरिया की है, नागरिक दूसरी है दक्षिण कोरिया की, लेकिन लेखिका के रूप में पहली महिला है, एशिया की पहली महिला है। ये इनकी खासियत है। क्यों मिला है? काव्यात्मक गद्य के लिए, ठीक है। और इनका एक बहुत अच्छी किताब है, उसी के कारण ये विख्यात है, उसका नाम है द वेजिटेरियन। उसको पहले पुरस्कार पा चुके हैं, उसके लिए नोबेल नहीं मिला, नोबेल इसके लिए मिला, ठीक है। अब आते हैं रसायन पे। रसायन पे आ जाइए। इसमें भी 3 लोगों को मिला है। डेविड बेकर है अमेरिका के, डेविड बेकर अमेरिका के हैं। डेविस हसाविस हैं, डेमिस हसाबिस हैं, और एक है जॉन जंपर, जॉन एम जंपर। बेकर, हसाबिस और जंपर 3 लोग हैं, ऐसे याद करिए, वो तो पूरा नाम लिखा जाता है। कौन कौन है? हाँ, बेकर, हसाबिस और जंपर, ठीक। ये बेकर जो हैं ये अमेरिका के हैं, हसाबिस और जंपर कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं, ठीक है। क्यों मिला इनको? प्रोटीन के रहस्यों को उजागर करने के लिए। क्यों मिला? प्रोटीन के रहस्यों को उजागर करने के लिए, ठीक है। या ऐसे समझ लीजिए, प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी है। तो कैसे भविष्यवाणी करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से ये इसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसलिए इनको मिला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस कंप्यूटिंग, ठीक है। तो प्रोटीन कैसे हमारे शरीर में कार्य करता है, उसकी संरचना क्या है, इसकी खोज किया है, इसलिए इन लोगों को, इसको जंपर, हसाबिस, ये दोनों ब्रिटेन के हैं, बेकर 3 लोग हैं, इन तीनों को मिला है किसका? रसायन का। अब चिकित्सक आ जाते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में अगर हम देखें, गैरी एम्ब्रोस और रुकवुन है, एक रुकवुन, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवुन, ये 2 लोग हैं, दोनों अमेरिका के हैं। ये दोनों कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, ठीक है। दोनों को मिला है। क्यों मिला है? एक होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, सुने? तो इन लोगों ने माइक्रो आरएनए की खोज की है। क्यों मिला? माइक्रो आरएनए की खोज की है, या समझ लीजिए संरचना के लिए, ठीक है। तो खोज के लिए
ये काम कर गए ये दोनों, विक्टर एम्ब्रोस और रुकुमुन्नी। ठीक है, और एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन्स के लिए। ठीक, ये दो काम के लिए इन लोगों को चिकित्सा का मिल गया। 1 2 3 4 5, भौतिकी का भी छूट गया ना। इसमें दो लोगों को इनको मिला है, जॉन हाफील्ड, जॉन हाफील्ड, और एक इनके साथ और थे, जोफ्री ई हंट, जोफ्री ई हिंटन। ये दो लोग हैं, इनको मिला है। ये हैं अमेरिका के, ये हैं कनाडा के। इन लोगों ने क्या किया, तो इन लोगों ने खोज की है कृत्रिम तंत्रिका तंत्र के साथ मशीन लर्निंग की खोज की है। जैसे हम लोगों को कोई समस्या होती है, पैर में चींटी काटी या कुछ देखे तो ऑटोमेटिक भाग लेते हैं। ये शरीर में हमारा न्यूरॉन कैसे काम किया, तंत्रिका तंत्र काम कैसे किया, उसकी खोज ये लोगों ने किया है, इसलिए इनको मिला है। ठीक है।